नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रसारण में। और हम दिल्ली की हर सियासी गतिविधियों पर, हर सियासी हलचल पर नजर रखते हैं। और नजर सिर्फ इस तरीके से नहीं रखते हैं कि ऊपरी सतही तरीके से, बल्कि हर एक बिंदुवार तरीके से उन गतिविधियों को आपके सामने लेकर के आते हैं। और ये हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो विशेषज्ञता है, वो हमें हमारे जो भी गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनसे मिलती है। आज एक हफ्ता हो गया उन चुनावी नतीजों को जिसने दिल्ली की सियासत को बिल्कुल बदल करके रख दिया। लेकिन इन एक हफ्तों में गतिविधियां कई सारी हुई हैं। हालांकि दिल्ली को नया सीएम अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन सीएम के नाम पर चर्चा और सीएम के नाम पर पार्टी यानी बीजेपी के अंदर माथापच्ची भी खूब हुई है। क्या कुछ हुआ है उसको हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे? पंजाब जाएंगे? पंजाब जाएंगे तो क्या भूमिका होगी? क्या पंजाब में सरकार बचा पाएंगे? क्योंकि दिल्ली की सरकार तो गई, पंजाब का क्या होगा? यह भी बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। और इन्हीं यक्ष प्रश्नों के उत्तर को टटोलते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे तमाम विशेषज्ञ, जो कि पत्रकारिता से कई दशकों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे हमारे बाईं ओर हैं सुमन कुमार, जो कि कई सारे अखबारों और न्यूज चैनल्स के साथ जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रामेश्वर दयाल। डॉक्टर रामेश्वर दयाल हिंदी पत्रकारिता के जाने माने नाम, दशकों से कई सारे अखबारों में काम करते आए हैं। हमारे साथ संजय काव साहब, जो अंग्रेजी अखबारों में लगातार अपना योगदान देते आ रहे हैं लगभग 3-3.5 दशकों से। और विनोद डबास अमर उजाला के पत्रकार हैं, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में उन्होंने काम किया है। आज जो हमारा जो विषय है वो एक हफ्ते में आखिरकार क्या हुआ, कितना पानी बहा, क्यों अरविंद केजरीवाल की विदाई के बाद भी बीजेपी की बीरबल की खिचड़ी पक नहीं पा रही है, कहां फंसा हुआ है पेंच, इसी को हम जानेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर दयाल हैं। डॉक्टर दयाल, आप तो समझते हैं ये बीजेपी की जो सियासत है, यहां पर हल्की आंच पे खिचड़ी पकती है। कहते हैं कि जब हल्की आंच पर कोई पकवान बनता है तो टेस्टी होता है, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा। ये क्या कहीं ये टेस्टी है या कंफ्यूजन है? क्या आपको क्या लग रहा है? पुरानी दिल्ली का जो स्पेशल एक नॉनवेज डिश है नाहरी, अच्छा, वो भी रात भर पकती है और वो सुबह तैयार होती है। हाँ, वैसे तो उसका नाम असली नाम निहारी है। संजय काव बिल्कुल ठीक बोले निहारी, लेकिन पुरानी दिल्ली के लोग तो आप जानते ही, वो तो माशाअल्लाह है, तो वो बोलते हैं नाहरी। जिसने खाई नारी दुख रहे ना बीमारी। क्या बात। तो ये बीरबल की खिचड़ी जो है ना निहारी की तरह पक रही है। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बिना तो खिचड़ी पकती नहीं है। और दूसरी एक बात और भी कि 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी आई है और उसका एक नशा है, उसका एक जोश है, और ये चाहते हैं कि सब मिलजुल के बढ़िया सरकार बनाएं। लेकिन अब ये मान के चल रहे हैं कि बिना मोदी जी के आए, बिना मोदी जी की संस्तुति तो हो सकती है, वो तो अपने ऑफिस से भी बैठ के बता सकते हैं कि भी फलाना को बना लीजिए, लेकिन मोदी जी के सामने सरकार बनाने का एक मज़ा, एक आनंद और एक नशा कुछ और है। तो इसलिए वो बीरबल की खिचड़ी लगातार पके जा रही है। और मुझे लगता है कि आज रात शायद मोदी जी आ जाएंगे और कल तक फाइनली कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ये बीरबल की खिचड़ी क्यों लंबी हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि बीरबल की खिचड़ी निहारी की तरह बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। सुमन, ये बात तो है, ठीक है कि बीरबल की खिचड़ी बनेगी, स्वादिष्ट बनेगी, लेकिन इन एक हफ्तों में 7 दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। कभी अमित शाह के घर पर, कभी नड्डा साहब के घर पर, कभी कहीं और, कभी किसी का नाम चला, कभी कह रहे हैं महिला मुख्यमंत्री बनेगी, कभी कुछ और बनेगा। ये जो सीएम का फॉर्मूला है, ये आसान क्यों नहीं है बीजेपी के लिए? क्यों साधना बड़ा मुश्किल हो रहा है? कहां पर लग रहा है क्या कि इतना ये मुश्किल कहां आ रही है? देखिए कुणाल, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है और बीजेपी के लिए बहुत आसान सी बातें हैं। और अभी की जो ऊपर की टॉप लेवल की जो टीम है, ये सिर्फ औपचारिकता मात्र है, क्योंकि इसमें जब बैठकें होती है, एक बैठकें जो है वो आप जानते ही हैं कि हमने लगातार 10-12 साल में देखा है
कि बीजेपी के जितने टॉप लेवल के जो दो मतलब नंबर 1 नंबर 2 की हम बात करते हैं, गृह मंत्री की बात करिए और सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बात करिए, तो वहीं से सारी चीज़ें तय होती हैं। तो इसलिए ये बैठकें एक सिर्फ दिखाने के लिए है कि भाई हमने, क्योंकि एक अजीबोगरीब माहौल बनना शुरू होता है कि भाई अभी तक बैठकें क्यों नहीं हो रही है, उसमें कुछ डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो मीडिया में खबर बनी रहे, वही सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन 48 है, एक चुनना है, इतनी माथापच्ची तो मैंने नहीं देखा है। कोई बहुत बड़ा थोड़ी स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश जैसा या मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसा, ये छोटी सी दिल्ली है। छोटी सी दिल्ली की छोटी सी जो विधायक दल का नेता चुनना है, उसमें इतनी माथापच्ची तो माथापच्ची नहीं है भाई। हाँ। बिल्कुल, आप जो हम लोग कह रहे हैं हाँ। वो कोई माथापच्ची है ही नहीं, और जिनके नाम है वो आएंगे ही नहीं। आएंगे ऐसे लोग जो वो नाम कहीं चेहरे कहीं आसपास भटक भी नहीं रहे हैं, वैसे चेहरे निकल के आ जाएंगे। क्यों, हमने 12 साल में अपने ब्यूरोक्रेसी की हर बार चर्चा हम लोग करते हैं, नाम किसका आता है, जिसका नाम आ गया वो कहानी उसकी खत्म हो गई। तो अभी के सिस्टम में वही बात हो रही है। प्रधानमंत्री आज रात लौटेंगे, कल आप देखिएगा, कल सुबह तक या 12-1 बजे तक वो सारी चीज़ें क्लियर होगी, और मुझे जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 2 दिनों के भीतर ही सारी चीज़ें तय हो जाएगी। और शपथ लेने का जो वक्त है वो भी मुझे लगता है 1-2 दिन में ही तय हो जाएगा कि शपथ भी, क्योंकि यहाँ कुछ भी निचले लेवल पे या यूँ कहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे, बुरा मत मानिएगा कुणाल भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या स्थिति है उसमें हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, बीइंग अ जर्नलिस्ट। तो वहाँ भी वही कहा जाता है, जो ऊपर से तय कर दे ये नाम है उसको नाम को पढ़ दीजिएगा। तो यहाँ किसका क्या स्टेक है भाई? बीजेपी की जिताने में क्या बीजेपी के यहाँ के लोगों का, मतलब यहाँ के नेताओं का हाथ है? नहीं है। वो ऊपर के ही लेवल पे सब कुछ हुआ है। तो फिर ये कि भैया हम अभी इनको बना देते हैं, अभी ये बन जाएंगे, ये कैसे इनका ये, और ये पंजाबी हैं, ये पूर्वांचल है, और फला, वो सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे जब वो नाम एक निकल के आएगा। अभी हम लोग चर्चा जिनकी चर्चा कर रहे थे, वो क्या है, वो संघ के एक नाम मात्र हैं। उधर हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल बिल्कुल सन्नाटा सा है, उसमें से उस बंदे को उठा के लेके चला आ जाएगा। तो जितने लोगों का नाम ले रहे हैं और जो कूद के आ रहे हैं, अभी के कभी एलजी से मिल ले रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी मीडिया पे कभी आ रहे हैं, तो मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, ये जितने मीडिया के सामने जो उछल कूद मचा रहे हैं, ये सब पीछे खड़े होंगे और नए बंदे नई रणनीति के साथ निकल के आएंगे। एक और चीज अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं अभी बहुत मौका है, आप थोड़ा सा रखिए, कुछ पत्ते आप अपने तो बचा के भी रखिए। एक चीज और मैं बताऊंगा, पहले मैं संजय काव साहब को जोड़ता हूं, लेकिन एक बार जो दिल्ली में बिल्कुल अलग तरीके से मंत्रिमंडल का गठन होता है, बाकी राज्यों से परिस्थितियां अलग होती है, यहाँ का जो पूरा प्रोसीजर है वो भी अलग होता है। कैसे अलग होता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन संजय काव साहब, ये जो बात हो रही है, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स आपने भी कवर की है, कल मैंने कोशिश की कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करूं। उनका कहना था कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं तय होगा तब तक बात नहीं करेंगे। परवेश वर्मा पहले दिन आए मीडिया में और उसके बाद ये खबर आई कि उनकी क्लास लग गई कि आप ज्यादा बोलिए नहीं, उसके बाद कहीं मीडिया पर दिखे नहीं है। ये जो एक तरीके से डिक्टेट है, जिसको हम डिक्टेट कहते हैं, आपकी अंग्रेजी अखबारों में डिक्टेट कहा जाता है, ये डिक्टेट जारी किया जा रहा है। थोड़ा डिक्टेट के बारे में बताइए कि किस तरीके से डिक्टेट है और क्यों ये डिक्टेट जारी किया जाता है बीजेपी में। कुणाल जी, जहां जो सुमन जी ने बोला कि ये पहले ही तय हो जाता है, बाकी ये मीडिया की बातचीत के लिए रहता है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो आपने हाल फिलहाल में एक आर्टिकल लिखा था, बहुत आई थिंक आप भूल ही गए हो, आप ही का आर्टिकल बता रहा हूँ जी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी थी उसमें। आपने कहा था कि बीजेपी की जितने भी कैंडिडेट जीते हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लिमिटेड रहे कैंपेनिंग के लिए, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए नहीं। दैट मीन्स उनका फोकस मात्र एक चीज था कि आप अपनी सीट जीतिए। दैट मीन्स उनकी स्टेक नहीं है कि वो दिल्ली के नंबर 1 कैंडिडेट मतलब नंबर चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, वो सेकेंडरी है। बिकॉज ये चुनाव जो लड़ा गया, मानिए ना मानिए, बीजेपी का कैंडिडेट का अपना रोल होता है। जो बूथ मैनेजमेंट के बारे में आपने जैसे दूसरा आर्टिकल आपका देखिए, मैं पढ़ता हूँ, ऐसे मतलब नहीं दूसरा जैसे न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जैसे बूथ मैनेजमेंट आपने देखा, आपने बताया कि कई बूथ्स ऐसे हैं जो काउंटिंग सेंटर्स हैं 20 से कम मार्जिन। तो आप सोचिए बूथ मैनेजमेंट कितनी मैन टू मैन मार्किंग हुआ है वहां, मैन टू मैन मार्किंग हुई है जी। इसका मतलब ये है कि अब दूसरे हिसाब से इस पूरे आंकड़े को देखिए। मैं कैलकुलेट कर रहा था,
अगर टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे कुणाल जी, अगर मात्र 62,000 वोट आम आदमी को और पड़े होते, मात्र 62,000 वोट, जो कुछ नहीं होता, 17 सीटें आम आदमी, 15 सीटें और आ गई होती, आज जो दिल्ली में सरकार होती आम आदमी पार्टी की होती। और अगर मात्र 50,000 वोट पड़े होते, मात्र 50,000 वोट और पड़े होते, दिल्ली आज 50-50 मैच होता, 35 बीजेपी, 35 आम आदमी पार्टी। तो कहाँ है? सो ये मैंने बड़े माइन्यूटली देख के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को देख के मैं पढ़ रहा था इसको, और मैं एनालाइज कर रहा था, बिकॉज आपका जो डाटा न्यू दिल्ली का था, दैट वाज आई फेल टू अंडरस्टैंड, किसी ने उस जगह पर उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। न्यू दिल्ली का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग डाटा था वो बूथ मैनेजमेंट का था। जैसे 132 का 137 टोटल, जी टोटल थोड़ा बूथ बताइए थे। इसके बाद। टोटल 137 बूथ थे और उसमें जो है 49 बूथ पर ही जो जीत हुई वो अरविंद केजरीवाल की हुई। लगभग 78 बूथों पे प्रवेश वर्मा जीते। 78 बूथ यानी लगभग 60% हो जाता है। उनको वोट मिला 48%, लेकिन वो जीते हैं 60%, यानी जो उनका बूथ जो मार्जिन था वो बहुत कम था। यानी उन्हें पता था कि हमें बूथ पर ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, लेकिन टोटल में सारे बूथों को मिला करके उन्होंने जीत हासिल की। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमारे दर्शकों के लिए है। जी मैं उस पर आप पर जी आऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं डबास जी को भी शामिल कर लेता हूँ। विनोद डबास हैं। विनोद डबास, ये इस बार जो एक बड़ा आंकड़ा है वो ये है कि लगभग टोटल 11 जाट कैंडिडेट जीत करके आए हैं, उसमें 10 बीजेपी के हैं। नहीं, 12 जीत के आए हैं, 11 बीजेपी। 11 बीजेपी के, 12 जीत करके आए हैं, 11 बीजेपी के हैं। ये जो जाट एक तरीके से बाहुल्य आप कहिए कि जो एक अगर किसी कम्युनिटी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं तो वो जाट कम्युनिटी है। तो क्या ये एक नेचुरल बात ये भी बनती है कि जाट नेता बने, क्योंकि प्रवेश वर्मा का नाम आया था, लेकिन कई बार लोग कह रहे हैं कि अब इनका नाम इतना चल चुका है कि प्रवेश वर्मा नहीं बन सकते हैं। आमतौर पर बीजेपी में जिसका नाम चल जाता है उसका टिकट कट जाता है, उसका नाम साफ हो जाता है। तो प्रवेश वर्मा के साथ और भी कुछ परेशानी है, ज्यादा विवादित रहते हैं, या आप देखते हैं क्या कि प्रवेश वर्मा के अलावा कुलवंत राणा को बुलाया गया था? परसों जो 10 विधायक बुलाए गए थे उसमें कुलवंत राणा को बुलाया गया था नड्डा साहब ने। कुलवंत राणा को क्यों तरजीह दी गई, प्रवेश वर्मा को नहीं दिया गया? कुछ उस पर थोड़ा बताइए अंदर के समीकरण। मैं आपको बताऊं, जो है अभी आपने और सुमन जी ने कुछ बातें रखी थी उन पे भी बोल। जैसे आप कह रहे थे कि दिल्ली छोटा सा एक राज्य है, राज्य भी नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ इतनी देरी क्यों है? ये देश की राजधानी है, यहाँ से एक मैसेज जाता है, वो पूरे देश में मैसेज जाता है। इसलिए ये जो बीजेपी है कि बहुत सोच समझ के निर्णय, मतलब ठोक बजा के कहूँ मैं देसी भाषा में, ठोक बजा के ये निर्णय लेगी और पूरे देश में एक मैसेज देगी कि जो हमने ये किया देश की राजधानी में। अच्छा जब बता दीजिए देसी भाषा में कि ठोक बजा के, आपने कहा वो ठोक बजा के तो घड़ा खरीदा जाता है ना, वहीं से तो ये ठोक बजा के जो कोई भी काम किया जाता है उसको भी कहते हैं ठोक बजा के। अच्छा ठीक है, तसल्ली बख्श। जी जी, बीजेपी ने अपनी रणनीति हमेशा चेंज कर दी है, इस बात को ध्यान रखिए। नहीं, जो गणित बनती वो गणित को बिगाड़ दी जाती है। मध्य प्रदेश में यादव जी को निकाल के लाए हैं। नहीं, वो ठोक बजा के लिए किया ना, ठोक बजा के नहीं किया। ठोक बजा, आप समझिए, उनका मैसेज देने का बिल्कुल डिफरेंट वे होता है, इसलिए उसको ठोक बजा मत कीजिए। अगर वो ऐसा होता तो भाई हरियाणा में किसी जाट को ही देते, नहीं दिया गया। झारखंड में आपने इससे पहले क्या देखा आपने, वो हर समीकरण को बदलते रहते। ठीक है, मैं यहाँ के सुनिए, यहाँ वो ठोक बजा के ही कह रहा हूँ मैं उसको, ऐसा निर्णय लेते हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, सर आप, मुझे लग रहा दिल्ली सिर्फ एक बहुत बड़ा मॉडल होगा। पॉलिटिकल उसमें मत जाइए, पॉलिटिकल बहुत बड़ा नहीं। सुमन जी, डेवलपमेंट के लिए मॉडल होगा, लेकिन जब सीएम फेस पर ही इतना कंफ्यूजन चल रहा है कि एक हफ्ता हो गया पता ही नहीं चल रहा कि कौन बनेगा, तो ये तो इनडिसिसिवनेस है ना। ये तो आप फैसला नहीं ले पा रहे। मेरा भी मानना ये है कि सीएम को लेके या कैबिनेट को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। ये तो हम मीडिया के लोग जो कर रहे हैं और इफ एंड बट्स वाली बात कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ निर्णय शायद मुझे लगता हो चुका होगा। पीएमओ जब 2 दिन पहले यमुना महत्वपूर्ण मसला, प्रधानमंत्री कहीं बाहर हैं, देश से बाहर हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय में 3.5 घंटे की बैठक ली गई है यमुना सफाई को लेकर और दिल्ली सफाई को लेकर। 2 बड़ा मसला। हाँ, मैं अपने मित्रों को बताऊं, प्रधानमंत्री कार्यालय में 2 बड़े मसलों पे, और जितने जो बॉसेस हैं उन सबों को बुला के और वहां मीटिंग ली गई। भैया उनके पास आपका प्लान क्या है?
तो उन्होंने कहा मेरे पास ये प्लान है, बोले ये प्लान नहीं, ये प्लान नहीं, इसको ऐसे कीजिए और उसको उठा के लाइए। प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं, कल उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने पहले एक रूपरेखा तैयार। तो यहां जो भी बनेंगे समीकरण वर्कन सब आप के धरे रह जाए, नहीं धरे के धरे। नहीं जी, हाँ, 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 दवास जी। आप मेरी बात नहीं, मेरी जो ठोक बजा के बात बोल ली, जो मैंने एक लोकल भाषा में बोला, आप उसका मीनिंग थोड़ा जी आपकी तो भाषा ही ठोक बजा के नहीं, उसको ठोक बजा के का मतलब ये था कि हर बिंदु को साध के हर चीज को ध्यान में रख के ही निर्णय लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, उसको देसी भाषा में ठोक बजा, चाहे विकास करना है, चाहे 5 साल सरकार चलानी है, कोई बीच में चेंज ना करना, हर चीज को ध्यान रखें। इनका मतलब है कि वो किसी की परवाह नहीं करते, जो उनको करना है वो वही ये बता रहे हैं। हाँ बोले, दूसरा बोले दिया विनोद डवास जी को। हाँ, अगली बात जो अभी चल रही थी कि जो है कहीं जो है गतिरोध नहीं है और जो है तय कर लिया सब। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जैसे जून में जब सरकार बनी थी सेंटर में, केंद्र में, तो दिल्ली से जो अमित शाह और जो है नड्डा जी ने, इन दोनों ने दिल्ली से किसको मंत्री लेना नाम तय करके लेके गए थे। लेकिन पीएमओ में जब गए ये, वहां पर वो नाम चेंज हो गया था, क्योंकि कुछ सिफारिशें डायरेक्ट पीएम के पास भी जाती है, तो वो विटो पावर वहाँ चेंज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही बनेगा मुख्यमंत्री, और यहाँ से ये कुछ भी मंथन कर ले, तय कर ले, वो चाहेंगे, उनको अगर और किसी को पसंद है या अप्रोच है तो उसके नाम को कर देंगे, नहीं ये नहीं, ये बनेगा। अच्छा, आप तमाम दर्शकों को मैं एक अनुरोध भी करूंगा, और वो अनुरोध ये है कि हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं हमारे किसी भी पैनलिस्ट के साथ, सुमन जी के साथ, डॉक्टर रामेश्वर दयाल के साथ, डॉक्टर संजय काऊ साहब के साथ, या विनोद डवास से। आप सीधे सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है, आप उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। तो आप लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहिए। हमारे साथ अमित जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली मिनी इंडिया है और यहाँ बीजेपी की सोच समझ के ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन केजरीवाल के लिए प्रवेश वर्मा ही फिट बैठते हैं। ये जो एक बात आ रही है, हाँ, एक जो पॉपुलर बात है कि अरे केजरीवाल को तो प्रवेश वर्मा ने हटाया, तो वो एक नेचुरल तरीके से प्रवेश वर्मा को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं उसी बात पे, जो आपने मेरे से सवाल किया था, मैं अभी उसी बात पर रख रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे कि कुलवंत राणा को बुलाया गया। देखो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, कोई किसी को नहीं बुला रहा, सब खुद मिलने के जा रहे हैं अपना टाइम ले लेके। और वो जो है, कोई जीत की बधाई देने जा रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेके जा रहा है। ये है असली बात। और रही बात आप हराने वाली बात, प्रवेश वर्मा ने जो है केजरीवाल को हरा दिया, ठीक बा। आपको बताऊं 91 में जो है घिराई विधानसभा इलाका है इसमें हरियाणा में, चौधरी देवलाल डिप्टी पीएम थे, उनको एक छत्रपाल ने, साधारण से आदमी ने चुनाव हरा दिया था। तो ये तो है नहीं कि उनको सीएम बना देंगे, ये बना देंगे, तो उनको सरकार में मंत्री बना दिया था। तो ये जरूरी नहीं होता आप बड़े आदमी को हरा देंगे तो उसी वही पोस्ट मिलेगी आपको। ये कोई मापदंड नहीं होता राजनीति में, ये कोई मापदंड नहीं होता। और इससे पहले जो है कई जो है हारे हैं नेता, मुख्यमंत्री भी हारे हैं। जैसे ओम प्रकाश चौटाला को जो है इसने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव हराया था, मैं आपको बता दूं। तो ये नहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला को सीएम बना, सीएम तो जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे ना। यही मैं कहना चाह रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक बात मैं जो आपको बताऊं, जो पर्दे के पीछे जब हमारी बात होती है, क्योंकि हमारे दर्शक वो बात ज्यादा जानना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे चल रही है। हम सामने तो जो चल रहा है वो तो हर किसी को पता है। तो पर्दे के पीछे एक बीजेपी के अभी 48 जो विधायक चुने गए हैं, उनमें से एक विधायक से मेरी बात हो रही थी, और उनको बहुत जबरदस्त दावेदार माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री हो सकता है, डिप्टी सीएम भी बन जाए। तो उनसे मैं बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, और मैंने पूछा कि क्या कुछ चल रहा है। आप लोगों की तो बात होती होगी सीनियर लीडरशिप से, तो वहां पर क्या बात चल रही है? क्या आपको कुछ हिंट दिया जा रहा है, आपको कुछ इशारा मिल रहा है कि किसको सीएम चुनेंगे? तो उनका कहना था कि नंबर 2 और नंबर 3, यानी उनका इशारा था कि अमित शाह और जेपी नड्डा, जिसकी बात विनोद डवास भी कर रहे थे, उन तक को अभी नहीं पता है कि कौन बनने जा रहा है। ये जब तक प्रधानमंत्री खुद नहीं आएंगे, और वहां पर 1 घंटे में तय हो जाएगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन उन तक को अभी नहीं पता है, अभी जो भी खबरें चल रही है। इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से जब बात करता हूं, और टीवी पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग नामों की चर्चा होती है, महिला बनेगी, जाट बनेगा, पूर्वांचली बनेगा, कौन बनेगा, तो ये तमाम चीजें कयासबाजी ही होती हैं। ये मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, जो कि खुद
विधायक बन करके आया है, खुद बहुत सीनियर लीडर है जिसके नाम की चर्चा हो रही है, उससे जब मैंने पूछा तो उसने ये जवाब दिया। यही अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है मित्रों कि जब मैं इसी चैनल पे बैठ के वो काउंट कर रहा था कितने 46 सीटें बीजेपी की ओर आ रही है, या ये सिचुएशन बनने जा रही है दिल्ली में, या मुख्यमंत्री हार रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल सीधे हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं, या दूसरे नेताओं को हारने की हम जब चर्चा कर रहे थे, तो अभी आप जब कार्यक्रम का आपने शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि वोट का परसेंटाइल की बात करने की थी, इतने वोट इतने वोट इतने वोट। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी रणनीति आज नहीं, ये तकरीबन 2.5 साल पहले तय कर दी गई थी दिल्ली के परिसीमन के वक्त। और ये केजरीवाल साहब सबसे ज्यादा परेशान किस बात को लेकर थे, अगर आपको ध्यान होगा तो कहते तो हम जीत रहे हैं 3,60,000 वोट जो कटे थे ना दोस्त, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 3,60,000 वोट जिसका काटा गया था, जिसका काटा गया। सोमनाथ भारती हमारे पास आए थे, उन्होंने भी यही चर्चा की। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं जी कि लोगों को यह जानकारी नहीं है, लोगों को यह पता नहीं है। पूरी जो मैंने कहानी जो पटकथा जो कहते हैं ना, वहीं से पटकथा लिखी गई थी। वो 3,60,000 किसके वोट थे? किसके वोट थे? कौन सा वोट था वो? आप अरविंद केजरीवाल ये इतने नशे में थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि होता ना कि भाई आप जब खुद स्वयं भी हो जाते तो आप अपने सुनो सर एक सुन लीजिए। आपने बोला कि आपने केजरीवाल जी नशे में थे, नशे में नहीं मत बोलिए, आप बोलिए गुमान में। गुमान में मतलब जी। वो शब्दों का चयन भावना में बह रहा था, भावना में। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था, उनके विधानसभा से कितने हजार वोट काटे कुणाल, आप बताइए? लगभग 43,000 43,000 वोट काटे, 39,000 वोट काट दिए गए। तो आप सोचिए, लेकिन वहां पर तो ऐसा भी था ना, देखिए वहां पर तो कई सारे बिल्डिंग्स तोड़ी गई थी, उसमें जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी रहते थे वो शिफ्ट हुए। तो वो तो आपको समझना ये पड़ेगा कि हर विधानसभा के साथ, हर विधानसभा में, एक दो विधानसभा नहीं, ये जो 48 हैं, पूरे 50 के 54 के आसपास विधानसभा को उठाइए और उसके परिसीमन की पूरे गणित को देख लीजिए, और जहां जहां हार हुई है आप उसको पकड़िए ना, आपको पता चल जाएगा। और आप ध्यान दीजिए एमसीडी चुनाव को, एमसीडी चुनाव में बीजेपी 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी 100 को क्रॉस कर गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ वो सारे गणित थे, और वहां फोकस करने के बजाय आम आदमी पार्टी ये समझ रही थी कि भाई हम तो पूरे प्रचंड जीत के साथ, और सिर्फ वोटर काट दिए गए। आप सिर्फ उसको चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे काम करना था। आज आप कल जो बता रहे थे, आपकी जानकारी इतनी जो परफेक्ट होती है, हमारे एक दर्शक है रमेश जुनेजा जी, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग सुमन जी को माइक कम देते हो, सुमन जी के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है, प्लीज सुमन जी को माइक दो और इन्फॉर्मेशन लो। तो जरा इन्फॉर्मेशन अंदर की खबर और भी बताइए, और भी लोगों का मैं कमेंट ले लेता हूँ। चिन्मय मोहंती है, वो कह रहे हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वेदर इट इज गुड फॉर बीजेपी और नॉट दैट दे वोन इलेक्शन विदाउट प्राइम मिनिस्टर एज द फेस आफ्टर द 2024 डिबेकल। उनका कहना था शायद सीएम विदाउट सीएम फेस कहना चाह रहे होंगे। आर जो हैं वो कह रहे हैं केजरीवाल जी को अगर किसी ने हराया है तो सीबीआई और ईडी ने हराया है, बीजेपी ने नहीं, ये उनका कहना है। इसी तरीके से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इनसाइड जो इंफॉर्मेशन है, आप कह रहे हैं कि तय हो चुका है, ये आप कह रहे हैं सारी चीजें तय हो चुकी है, क्या होना है वो भी तय हो चुकी है। भाई मैं आपको एडवांस में कह रहा हूं, मतलब दूल्हा तैयार है, उसको घोड़ी चढ़ने का इंतजार है, घोड़ी चढ़ने का। आप सोच सकते हैं, एक मंत्री जी कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे है, और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अलग अलग वेंचर्स में, सेक्टर्स में है। अब आप सोच सकते हैं, तो पूरी रणनीति बन चुकी है। इसलिए आप सिर्फ जो भी सीएम जो भी बनेंगे जैसे भी बनेंगे। कहाँ मीटिंग हुई? एक पीएमओ में आपने कहा कि यमुना सफाई पे मीटिंग हुई है। यमुना सफाई पे मैं आपको वही बता रहा था भाई, यमुना सफाई पे ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है। वो जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसमें उन्होंने 10 लेकुना निकाल दिए, भैया ये पुरानी प्रोजेक्ट है तुम्हारे, इस प्रोजेक्ट में काम नहीं चलेगा, इसको इस तरीके से लेके आओ। और फिर वहां से कहां से गुजरात से वो मॉडल मंगवा के सामने रख दिया गया, और उसमें यह भी कह दिया गया, मैं आपको मित्रों बता दूं कि हार्डली 1 साल के अंदर वो जो कॉरिडोर बनना है, वो क्या यमुना के इर्द गिर्द जो रिवर बेड पे जो उसमें ये कहानी कि आपको अगले 3 साल में नहीं बल्कि अगले 2.5 साल में वो कॉरिडोर बनाकर आपको दिखा देंगे। और कुणाल हमारे तमाम साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ, साबरमती रिवर फ्रंट की तरफ पे। और मैं एक बात और भी बता रहा हूं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जो इसके खासकर राजधानी और एनसीआर की बात करी है, उन्होंने सिर्फ दिल्ली की बात नहीं की है। एनसीआर में क्योंकि संयोग ऐसा है कि सभी प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आ गई है,
तो एनसीआर के लिए सिर्फ 5 लाख नहीं बल्कि तकरीबन 1000 मतलब 8 या 9 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रोजेक्ट देखा जा रहा है, उस लेवल पे काम हो रहा है। तो मुख्यमंत्री एक छोटी सी बात है, और वो इन्वेस्टमेंट होगा, वो दिल्ली होगी, वो बहुत अलग दिल्ली होगी, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और अभी बैठकों का दौर सिर्फ यहाँ नहीं मित्रों, हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ किसी की बैठक होगी, यहाँ जो बैठके हैं वो सिर्फ दिखावे हैं कि आ जाइए मिल लीजिए। और मैं एक चीज और बताऊं, फटकार उनको किनको लगी? विजेंद्र गुप्ता को भी फटकार लग गई। अच्छा, वो चले गए थे मिलने के लिए, वो कूद के। और विजेंद्र सबसे ज्यादा विजेंद्र बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, और हो सकता है विजेंद्र गुप्ता सबसे पीछे कर दिए जाए, उनकी मंत्री भी नहीं बनेंगे, मंत्री भी नहीं बनेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना भाई, समझिए, यहाँ ज्यादा कूदना। आप हरियाणा को देख रहे हैं, दाढ़ी वाले बाबा जी, अनिल विज बन जाएंगे अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनके मुताबिक। चलिए हम हरियाणा होते हुए पंजाब भी जाएंगे, थोड़ा केजरीवाल की राजनीति पंजाब में तो भाई अभी मैं पहले दिल्ली का कर लूं। ये जो है एक थोड़ा टेक्निकल जो पहलू है, थोड़े दर्शकों को हम जानकारी भी देते हैं। हमारा ये पर्पस सिर्फ चर्चा का नहीं है, थोड़ी जानकारी का भी है। दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर जो मंत्रिमंडल गठन होता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। आम राज्यों में जैसे जो दावा करता है, मुख्यमंत्री दावा करता है, उसके साथ वो अपने मंत्रिपरिषद की लिस्ट सौंपता है, उसको शपथ दिलाई जाती है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में मंत्रिपरिषद की जो लिस्ट है वो पहले देनी पड़ती है, और दे करके उसे राष्ट्रपति तक के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति से जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है, यानी जब तक वहां से अनुमति नहीं मिलती है, तब तक शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में नहीं होता है। तो यहां पर सिर्फ उपराज्यपाल की अनुमति और उपराज्यपाल को सौंपने से काम नहीं चलता है। उपराज्यपाल को वो लिस्ट सौंपी जाती है, उपराज्यपाल उस फाइल को राष्ट्रपति के पास भेजता है गृह मंत्रालय के जरिए, और राष्ट्रपति तक पहुंच करके वो फाइल जब तक वापस नहीं आती है तब तक शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। तो इसमें 3-4 दिन कम से कम एक्स्ट्रा लगता है। तो जो बात सुमन कह रहे थे कि 2 दिन में हो जाएगा, तो 2 दिन में थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट सौंपनी पड़ेगी, वो उपराज्यपाल दफ्तर जाएगी, उपराज्यपाल उसको गृह मंत्रालय भेजेंगे, गृह मंत्रालय उसको राष्ट्रपति भवन भेजेगा, राष्ट्रपति भवन से अप्रूवल मिलेगा, वो फिर दोबारा गृह मंत्रालय आएगी, फिर उपराज्यपाल के पास आएगी, उसके बाद जा करके मात्र 2 से 3 घंटे का काम है। लेकिन ये तरीका जी, ऑर्डर तो एलजी हाउस में सिर्फ फॉर्मेलिटी साइन, उसके बाद फटाफट वहां एमएचए रात में ही सब कुछ करके 11 बजे तक वहां फैक्स जाएगा इसका मतलब फैक्ट पूरी फाइल पहुंच जाएगी। तो ये जो बता रहे हैं सुमन, आज तक जो हमने देखा है, जो तरीका है, इसमें क्या लगता है क्या कि जितनी देर है वो यही है क्या कि भगवान के मंदिर तक पहुंचने की है? एक बार आप पहुंच गए तो वहां पर पूरा प्रसाद आपके लिए तैयार इंतजार कर रहा है, ऐसा ही आप भी मानते हैं? बिल्कुल मैं सुमन जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए 2-3 बातें हैं ना, दिल्ली वाकई में केंद्र शासित प्रदेश है, और वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश नहीं है कि जहाँ पे मंत्रियों को या विधायकों को मंत्री बनाने के लिए जाति देखी जाए, उनका कुछ और मामले देखे जाए। यहाँ पे तो दिल्ली का विकास एक टारगेट है सिर्फ। मैं वही गालिब का एक शेर सुना देता हूँ, जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बिजली का, पानी का बहुत बुरा हाल है। बिजली का अगर अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितनी बातें की जा रही हैं, वो हम जानते हैं कि इतना बुरा हाल नहीं है, और होगा भी नहीं, और वो पहले हुआ भी नहीं है, वो भी गलत है। तो गालिब साहब ने बोला है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई और मेरे दुख की दवा करे कोई। तो हमारा दुख तो यही है कि दिल्ली का विकास हो जाए, और दिल्ली का विकास होने के लिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे एक और बड़ा टेक्निकल मामला कुणाल जी भी जानते हैं और सब जानते हैं, यहाँ 6+1 है। 6+1 है, बाकी 6 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और हम बार बार ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग अलग, हम लोग आपस के अंदर विचार विमर्श करते रहते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर जाति और धर्म और इस मामले बहुत कम देखे जाते हैं। यहाँ पे अब जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि सबसे पहले यमुना के बारे में उन्होंने बात करते, इसका मतलब वो अब दिल्ली को लेके पूरे तौर पे गंभीर हो चुके हैं। और दिल्ली का विकास करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बहुत छोटा सा शहर, इतनी सी दिल्ली है, इतना बड़ा यूपी है, यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिए, और पैसा बेशुमार है, और पैसा बेशुमार है। जो रेवेन्यू है दिल्ली का वो इतना अधिक है कि अगर पूरी दिल्ली पे उसको खर्च भी कर दिया जाए तो बाकी ये है कि चैनलाइज करने वाली बात है कि उसको किया कैसे जाएगा। अच्छा, दूसरी एक और बात भी है
कि दिल्ली के अंदर हम हमेशा देखते रहे, क्योंकि हमें कई सालों से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो विकास करते हैं ना, वो उसमें अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये हमेशा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि केंद्र शासित प्रदेश है और हर अधिकारी भी दिल्ली आना चाहता है, और वो दिल्ली आके जब वो अपनी चाहता है कि उसकी सीआर बहुत अच्छी लिखी जाए, तो वो दिल्ली के काम के लिए वो गंभीर हो जाता है। तो दिल्ली के अंदर एक ब्यूरोक्रेट्स का पूरा एक सिस्टम तो है ही, और एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी दिल्ली के विकास में लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर कोई समस्या आने वाली है। दूसरी एक बात और भी है, मनरेगा थोड़ी लागू करना है दिल्ली के अंदर, कोई रेलवे स्टेशन थोड़ी बनाना है दिल्ली के अंदर कोई लाखों किलोमीटर कोई हाईवे थोड़ी बनाना है। तो मतलब दिल्ली का विकास हो जाएगा। और चलते चलते मैं दो बात और बोल दूं जो हमेशा हो रही है। एक ये होता है कि लाखों वोट घट गए, कम कर दिए गए। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि हमें कभी भी कहीं भी किसी बूथ पे चुनाव के दौरान जब वोटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनाई नहीं दिया कि मेरा वोट कट गया, मेरा वोट कट दिया। पहले हमने बहुत ज़्यादा हंगामे देखे और नहीं हुए। और दूसरा, वोट परसेंटेज की बात हो रही कि बहुत कम वोट से हमारे बहुत कम। इस मामले में थोड़ा सा मेरा विचार थोड़े से अलग हैं। देखिए, बीजेपी 48 सीट पे आई और ये 22 पे रुक गए। बीजेपी 8 से 48 पे इसलिए आई कि वो जो उनका पूरा गड्ढा था, पहले उन्होंने उस गड्ढे को भरा है। उस गड्ढे को भरने के बाद वो ऊपर आए। तो वो चाहे वो 2000 सीट से जीते हैं या 2000 वोट से जीते हैं या 200 वोट से जीते। एक ये बहुत बड़ी बात तो यही है ना कि वो उन्होंने पहले अपना गड्ढा भरा है। अगर वो गड्ढा नहीं भरते तो फिर हार जाते। तो हमें जो है ना 42 और 22 वाला मामला देखना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या आने वाली। दिल्ली का विकास होना चाहिए, हमारे दुख की दवा होनी चाहिए। मैं उस पे भी आऊंगा। और बहुत समस्या हो रही है और हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो एक मुश्किल ये भी है कि वहां पे पैसे का उन्होंने छेड़ा है, लेकिन 2500 रुपया महिलाओं को देना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि वो 2100 रुपये देंगे, उसके बाद भी 2100 रुपये देने के जो वायदा था उसको बीजेपी ने बढ़ा के 2500 किया। और 2500 अगर किया तो उस 2500 रुपये को कैसे दे पाएंगे? क्योंकि उनका कहना था कि 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगा। तो क्या सिर्फ यमुना बात बना पाएगी, या वो जो 2500 रुपया है जिसका खर्चा 11,000 करोड़ रुपया सालाना, 11,400 करोड़ रुपया अगर हम ठीक से जोड़ें तो 38 लाख अगर महिलाओं को दिया जाता है, 2,500 रुपया महीना, तो उसका खर्चा आएगा 11,400 करोड़ रुपया, जो कि दिल्ली के बजट का लगभग 1/8 है। अगर हम 1/8 देखें तो अगर हम उसको करें तो लगभग 13% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को 2500 रुपये देने में जाएंगे। क्या ये योजना इतनी आसान है बननी? ये इस पर भी करेंगे। और इस पर चूंकि जी मैं इस मामले में महिलाओं वाले मामले में मैं भी कहना चाहता हूँ। देखिए, महिलाओं वाला जो मामला है, 2500 वाला मामला, वो दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दिल्ली की महिलाएं टकटकी लगाए बैठी है। लेकिन मेरा मानना यह है, कुणाल जी उस बात को इत्तेफाक करेंगे या उसमें डिटेल और देंगे, मेरा मानना यह कि कोई ना कोई इसमें नियम बनाया जाएगा। उस नियम के तहत बहुत सारी महिलाएं जो शायद बाहर हो जाएं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो नहीं कहूँगा कि वो उस रेंज से बाहर हो जाएंगी। बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि केजरीवाल जी ने पिछले साल बजट में महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देने की घोषणा की थी। उसकी रूपरेखा तक नहीं बनी, देने की बात तो अलग है, उसकी रूपरेखा भी नहीं बनी और उन्होंने 2100 की बात कर दी। तो उस मामले में भी अरविंद केजरीवाल सरकार की किरकिरी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो 2500 रुपये वाली बात कर रहे हो, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ समझदारी दिखाएगी, कुछ ना कुछ सो कॉल्ड समझदारी दिखाएगी, और शायद महिलाओं का एक बहुत बड़े वर्ग को शायद वो उससे अलग कर देगी। ये बात थोड़ा संजय काऊ साहब को मैं जोड़ता हूं। ये जो डिफिसिट बजट है, पहली बार दिल्ली में डिफिसिट बजट पिछले महीनों में चला गया। अब ये डिफिसिट बजट है और इस बीच में हमारे साथ संजय झा जी भी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ लगातार इस पैनल में जुड़ते रहे हैं, तो हम संजय झा जी को भी जोड़ेंगे। लेकिन ये जो डिफिसिट बजट है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले किसी भी मुख्यमंत्री को। तो एक सीएम जो भी बने उसके लिए ये भी हिसाब किताब लगाना कि कहां से पैसा लाएगा, कहां पैसा लगाएगा, ये सारी चीजें भी होंगी, या फिर केंद्र में सरकार है तो ये सब की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक चीज तो है सर, अभी जो आपके पास नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में है सिर्फ 17,000 करोड़ है लगभग, और अगर 11,400 करोड़
प्लान जो जी 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 इस जो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करते हैं, देखिए दो तरीके का होता है। मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा दूं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा, क्योंकि हम तकनीकी जो पहलू है ना उसको आसान भी करते चलते हैं। अभी दिल्ली का बजट है कुल 88,000 करोड़ रुपए का। 88,000 करोड़ रुपए में जो सिर्फ 13 या 12,000 करोड़ रुपया है वो हमारे विकास पर खर्च होता है, मसलन सड़क बनाने पे, पुल बनाने पे, मेट्रो पे, यानी विकास कार्यों पे महज कुछ हिस्सा ही खर्च हो रहा है। जो बड़ा खर्च है वो ऑलरेडी सब्सिडी में जा रहा है, वो ऑलरेडी जो सोशल स्कीम्स चल रही हैं, पेंशन होता है या फिर सैलरी होती है, भत्ते होते हैं, उनको देने में जा रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे फिस्कल जुरिस्प्रूडेंस जिसको हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, कि किस तरीके से उस पैसे का हिसाब किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती होगी। जी मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आने वाले जो राज्यों में चुनाव होंगे उसमें आप महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये डोल पीटा था कि 2,500 करोड़ रुपए जो है महिलाओं के खाते में जाएंगे। आई थिंक अगर वो प्रायोरिटी पे ये लोग नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा खामियाजा हो जाएगा इनके लिए। दूसरी बात, अभी के असेंबली में मात्र 5 महिलाएं चुन के आई हैं, और जब शीला जी के पहले दौर में जब पहली बार आई थी 9-10 महिलाएं थे, सबसे ज़्यादा महिलाएं शीला जी के टाइम में थी। अगर और अब केजरीवाल जी ने जो है पहले ही महिलाओं को फ्री बस राइट्स दी हैं, वो भी आपको कंटिन्यू करना है, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आप महिलाओं को, अगर कोई भी सब्सिडी जो केजरीवाल जी ने शुरू की है उसको आप छू नहीं सकते, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में ये जो महिलाओं वाला है, बिकॉज ये मैसेज डायरेक्ट पंजाब जो भी अदर राज्य है सीधा जाएगा, और अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आप जो है फिर से आपको बोलेंगे ये जुमले की सरकार है, इस पे ट्रस्ट नहीं। आपका चुनाव जो जीता गया है वो मोदी जी के चेहरे पे जीता गया है। आई डोंट थिंक कि ये मोदी जी के चेहरे, मतलब मोदी जी की कोई उंगली उठाए, बिकॉज ये डायरेक्ट चुनाव मोदी जी वर्सेस यहाँ पे केजरीवाल जी हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ का चुनाव मैक्सिमम जो लोग वोट था, मुझे लगता है कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट्स को तो जानते ही, जैसे कि आप ही ने लिखा है कि कैंडिडेट्स बंद गए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो सिर्फ कैंपेन अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में किए। तो स्टेक भी तो हाई है। तो अगर कोई भी जो स्कीम जो प्रॉमिस किया है बीजेपी ने, अगर वो डिलीवर नहीं होता है तो उससे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन पे उंगली वो लिंक होंगे। साहब ये तो छोड़ दीजिए, अगर जो आजकल सर मैं एक बताना चाहता हूं जी कि मैं क्योंकि जो कमाई है दिल्ली सरकार की वो काफी कम रही है, और रात में किसी एक्स ब्यूरोक्रेट से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो सिस्टम पहले हुआ करता था बहुत ही वर्स्ट सिस्टम है। तकरीबन 1,25,000 करोड़ की कमाई दिल्ली से हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ आप जीएसटी विभाग में पहले सिर्फ 32,000 करोड़ से अब वो 42,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। शराब जो है वो भी 6-7-8,000 तक आप करोड़ पहुंच चुके हैं। अब क्या एक मैकेनिज्म तैयार करने की, जहां तक महिलाओं की बात है, मैं इसलिए बता देता हूं कि उसी पे डिस्कशन हो रहा था कि आखिर वहां केजरीवाल फिर क्यों होते और बीजेपी क्यों। तो सैया भैया कोतवाल वाली कहानी बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि यहां बॉन्ड आप बेच नहीं सकते, क्योंकि यहां यूटी गवर्नमेंट है, तो बॉन्ड आप बेच नहीं सकते। आपके पास ऑप्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑप्शन है। 3 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके गला दबा दी, अब आप जो है चिल्लाने लगे। अब यहां बीजेपी के पास ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड ऐसे पड़े हुए हैं जिसका ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए सर जो कह रहे थे, मित्रों हमारे पास वो इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, महिलाओं के डाटा अभी तक केजरीवाल की सरकार 10 साल में इनके पास ये पता नहीं कि हमारे दिल्ली में महिलाएं कितनी है, कोई डाटाबेस इनके पास तैयार नहीं रहा। इसलिए जब ऑफिसर ने इनसे पूछा कि आपके पास वो डाटा है क्या, तो उन्होंने कहा कि आप कर दो कैबिनेट बैठ कर दो। सामाजिक और आर्थिक में कि भाई क्या इसमें बीपीएल एपीएल और इस तरह की चीजें इनके पास वो पहले से लागू इन्होंने नहीं की। उस पर भी आएंगे जी। कुणाल जी, एक तो हो गए ये जो आपने वादे वगैरह किए हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स जो ठप पड़े हैं, जिनको जो एक्सपेंशन नहीं हुआ है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, स्कूल्स के बारे में बात की, ये तो ठीक है, जुकाम नज़ले के लिए आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, लेकिन अब पिछली सरकार ने जैसे 2 एग्जाम्पल, मैं हॉस्पिटल्स की बात बताता हूँ। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज डेंटल साइंसेज का, लाइक महेश वर्मा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मीरा चौधरी और डॉक्टर तलवार के नेतृत्व में एक फैसिलिटी ऐसी है कि जो कि आपकी कंट्री में जानी जाती है। पूरे लिवर का हॉस्पिटल उठा लीजिए आप,
ILB जो डॉक्टर सरीन के, वो जो 2009 के आसपास जो शुरू हुआ, ये फैसिलिटीज आपकी शोकेस करती है दिल्ली का एक प्रोडक्ट है ये। दे कॉम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, प्राइवेट फैसिलिटीज। आपने वैसा क्या क्रिएट किया? आपने कुछ नहीं किया। और आपको उन चीजों में भी, उन एरियाज में भी घुस के काम करना पड़ेगा ताकि दिल्ली की शान और आन बरकरार रहे देश में। अच्छा विनोद जी, चूंकि मैं ये मानता हूं कि कई सारे दिल्ली हम बहुत लिमिटेड देखते हैं। जब हम दिल्ली पे नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कि ये जो ल्यूटेंस दिल्ली है वहाँ तक दिल्ली सीमित है, या फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ के वसंत कुंज, वसंत विहार, RK पुरम इधर चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली बहुत बड़ी है और उन बड़ी दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा है वो अनथराइज कॉलोनी और ग्रामीण इलाका आता है। वहाँ पर जो लोगों के लिए है वहाँ पर अलग परेशानियाँ हैं, वहाँ पर अलग लोगों की उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों पर तो एक तो पैसे वाला है कि सीधे सीधे कितना आप मुझे फ़ायदा देते हैं, दूसरा है क्या कि वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ सीवर लाइन नहीं है, वहाँ पानी की लाइन नहीं है। इस पर भी तो काम करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कुणाल जी, जो है ग्रामीण इलाके में सड़कों की हालत बहुत ही ख़राब है। मैं एक सड़क का उदाहरण दे देता हूँ आपको। मुंडका में रोहतक रोड से आप कराला की तरफ चलेंगे, वो करीब 6 किलोमीटर की सड़क है। उस पे जो है ना गर्मी के महीने होते हैं, मई जून में, उस दौरान भी उस सड़क पर पानी जमा रहता है और सड़क टूटी हुई है। एक वहाँ रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास बना रखा है, उसमें हमेशा ही पानी भरा रहता है और वहाँ दुर्घटना होती रहती है और उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब है। और अनऑथराइज कॉलोनी की अभी बात की आपने, जो किराड़ी विधानसभा की बात करता हूँ और उसके आसपास मुंडका का भी एरिया आता है, वहाँ पर जो है, जो भी खाली ज़मीन है, अभी भी आप अपनी टीम भेज के पता करा लें, वो पता क्या वो खबर करा सकते हैं। अभी भी कई फुट पानी जमा है और जो वहाँ पर DDA ने ज़मीन एक्वायर की उस पर भी पानी भरा हुआ। वहाँ लोग जो है मच्छियाँ पकड़ते, मछली उसमें पैदा होगी और मछली पकड़ने वाले जुटे मिलेंगे। वहाँ किराड़ी इलाके की मैं बता रहा हूँ, वहाँ जो कई गांव हैं वो खाली हैं, बहुत बुरी हालत है। मैं आपको बताऊँ ये। और अभी आप कह रहे थे ये महिलाओं को 2,500 रुपये देने वाली बात, मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दूं। बीजेपी सरकार ने 5-6 साल पहले सेंटर की ने तो किसानों को भी जो है किसान सम्मान निधि देने लागू की थी और उसमें किसानों के फार्म भी भराए गए थे, अब तो दिल्ली में भी भरे गए थे। और तो जो है शुरुआत में तो सभी को दिया, लेकिन बाद में फिर वही आर्थिक वाला इशू आया, क्राइटेरिया तय कर दिया और बहुत से किसानों को जो मिला था उनको बंद हो गया। इसके अलावा मैं बताऊं, जैसे अभी भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें भी इन्होंने आर्थिक चीज़ों की बात की है कि आर्थिक आधार, जैसे गैस 500 रुपये सब्सिडी देंगे, 500 रुपये मिले तो गरीबों को मिलेगा, वो सभी को नहीं मिलेगा। और यही मेरे को लगता है महिला को जो 2,500 रुपये वाला आएगा उसमें भी यही रहने वाला है। थोड़ा संजय झा जी को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। संजय झा जी, आप तो बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा है, ये जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो कन्फ्यूजन है, इस पर कुछ आपके पास कुछ जानकारी है, कुछ स्पष्ट जानकारी कि किस तरीके से बीजेपी देख रही है? कुछ बीजेपी नेताओं से आपकी बात हुई हो कि किसको मुख्यमंत्री बनाने की कवायद चल रही है, कब तक होगा, क्या खेल चल रहा है अंदर खाने? ये एक हफ्ता तो बीत गया, नतीजे आ गए। जी, अंदर खाने यही बात चल रही है। जब हम लोग प्रदेश भाजपा कार्यालय में गए तो किसी को वहाँ कोई क्लू ही नहीं है, ना कोई कुछ बोलना चाहता है। तो प्रदेश भाजपा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चेहरा कौन होगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब दिल्ली आने ही वाले हैं और आते ही ये भेद खुल जाएगा। पिछले चर्चाओं में जब हमने दर्जनों नामों पर चर्चा की है तो मैं एक नया नाम जोड़ता हूं कि मनजिंदर सिंह सिरसा भी एक ब्लैक हॉर्स हो सकते हैं, डार्क हॉर्स हो सकते हैं जी। और सिरसा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व भी हैं। लेकिन मैं आपके उस महिला सम्मान राशि के तरफ भी आता हूं। हाँ। आपको याद होगा कि जब 8 को रिजल्ट आ रहे थे तो आपने एक घोषणा करी थी अचानक से कि सचिवालय सील हो गया। हाँ। तो सचिवालय सील हो गया तो आखिर ये 8 दिन में हुआ क्या? जब सब कुछ सील्ड है, ये ये तो बड़ी बात है। हाँ। तो अधिकारी थोड़ा रिलैक्स्ड हैं। उन्हें पहली बार लग रहा है कि 2015 के बाद वो सांस ले पा रहे हैं। तो सिर्फ सांस ले रहे हैं, नाश्ते कर रहे हैं या कुछ हो रहा है? हाँ। तो वहाँ योजना विभाग बड़ी अच्छी योजना बना रहा है। कितने योजना बननी शुरू हो गई है, कितने तरह के मामले, कहाँ बजट की जरूरत थी, नहीं थी, क्या गलत हुआ, आगे क्या बेटर हो सकता है। यानी इसका नाम तो नहीं है इस डॉक्यूमेंट का, लेकिन इसे आप एक
नया सा विजन डॉक्यूमेंट कह सकते हैं तत्काल, जब तक सरकार नहीं बनी है। जो नए मुख्यमंत्री आएंगे उन्हें क्या कुछ करना है, क्या दिशा वो दे सकते हैं, पहले तो उन्हें पीछे को समझना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हुई हैं। तो पूरी तैयारी है, एक मजबूत फहरिस्त कागज की बन के तैयार है, डिटेल्स के साथ बड़े ग्राफिक्स दिए हुए हैं। जैसे फर्रा हमारे कई सारे हमारे पैनलिस्ट भी बना के लाते हैं, जी, उस जी, तरीके का जी, फर्रा जी, तैयार किया जी, जाता है। फर्रा के एक अलावा दिन तो फर्रा हमने फर्रा- सुमन का छीन लिया था। जी जी, लेकिन कई सारे हमारे हैं, जैसे डॉक्टर दयाल हैं और हमारे संजय काऊ साहब हैं, वो हर रोज होमवर्क करके आते हैं। लेकिन अब जो हम जिस टॉपिक पे जा रहे हैं ना, उस टॉपिक पे ना फर्रे की जरूरत नहीं है, और वो संजय झा जी से ही हम कोशिश शुरू करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का क्या हो रहा है? पंजाब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ जानकारी है क्या? ये बहुत चर्चा है, आम आदमी पार्टी के लोग भी चर्चा कर रहे हैं हाँ। कि इन्हें राज्यसभा पंजाब से लेने की मंशा है। वो जो पिछली बैठक हुई जिसमें मान आए, मान के साथ वहाँ के तमाम नेता भी आए, तो इन्होंने उनका विश्वास जीतने की कोशिश की। और उससे पहले जब 22 विधायकों की मीटिंग केजरीवाल साहब ने की, तो उन्होंने समझाया, कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, पार्टी को उन्होंने मां करार दिया, यानी आम आदमी पार्टी को माता करार दिया, और कहा कि अब इसकी सुरक्षा चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी की सुरक्षा करनी है। यानी नए 22 विधायकों की मीटिंग में उन्होंने ये चाहा कि ये 22 न कहीं भाग जाएं, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। और जब उन्होंने ये डर है कि 22 में भागने के लिए, छिटकने के लिए तैयार है कि नहीं, लेकिन उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस में लिया कि पार्टी ही माता है, इसको बचाना है। और दूसरे ये कि जब पंजाब की बैठक हुई तो उसके बाद मान साहब ने कहा कि पंजाब के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बड़ी भूमिका निभाई, शायद कहीं न कहीं दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए का कद शायद इससे छोटा हो सकता है। दूसरी बात जो भगवंत मान ने कही कि हमें दिल्ली के बड़े नेताओं के अनुभव का लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार दिल्ली में एक व्यवस्था थी कि यहाँ एक एडवाइजर्स की फौज होती थी, अब जो लोग यहाँ पे अब एडजस्टेड नहीं हैं, शायद उन्हें पंजाब में कुछ जगह मिले। उसी क्रम में ये बड़ी चर्चा है कि पंजाब से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का सीट लेने की मंशा बना सकते हैं। डवास जी, क्या जानकारी, आपके पास क्या जानकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर? क्योंकि बड़ी जो राजनीतिक सरगर्मी है ना, इस एक हफ्ते का अगर हम कुछ निचोड़ निकालें तो उसमें एक बात ये भी दिखती है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने लिए कोई नया रोल ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो राष्ट्रीय संयोजक तो हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय संयोजक भर से संतुष्ट हैं, या फिर वो अपना कोई एक बड़ा पॉलिटिकल कद चाहते हैं, कोई पद चाहते हैं? मेरे को जो सूचना है कुणाल जी, मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी जो है राज्यसभा में जाने का विचार कर रहे हैं जी। और पंजाब में इन 7 राज्यसभा के सदस्य हैं, हाँ। और 7 आम आदमी पार्टी के ही हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, वहाँ पिछले दिनों एक विधायक की मृत्यु हो गई थी, एक सीट विधायक की खाली भी है। जो मेरे को सूचना है कि जो राज्यसभा की सीट एक खाली कराई जा सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए वहां से, और उस जो एमपी को वहां से एमएलए का चुनाव लड़ाया जाए और उनको राज्य सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। हो सकता है पहले मंत्री बना के चुनाव लड़ाया जाए। ये अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये जो मेरे को सूचना है, ये एक रणनीति के तहत मतलब जो है काम अंदर खाने चल रहा है। क्योंकि अरविंद या ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल उससे विधायक का लड़े और वहां मुख्यमंत्री की दावेदारी करें। नहीं, ये नहीं लगता, क्योंकि वो राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, और वो मेरे को लगता है अब वो राष्ट्रीय लेवल पे ही जो काम करेंगे। और जैसे पंजाब की बात रही कि पंजाब सरकार को संभालना है, वो अच्छा काम करना, तो जो यहाँ चुनाव हार गए, जो सरकार यहाँ चलाने वाले थे, जैसे मनीष सिसोदिया हैं या सौरभ भारद्वाज हैं, जो ये इनके कदावर नेता थे, या जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं जैसे पंकज गुप्ता वगैरह, इन सबको अब वहां पर एक्टिव किया जाएगा। नायर साहब भी तो नहीं है उसमें? क्या जी? नायर जो गए थे, जेल भी गए थे। हाँ, जो भी नहीं, नायर का तो नहीं कह सकता, लेकिन अब इनकी रणनीति ये है। और केजरीवाल जी राष्ट्रीय लेवल पे अब जो करेंगे, जैसे अभी आपने देखा कल वो महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता आए, और ये जो मुलाकात है ये उसी का हिस्सा है, अभी राष्ट्रीय लेवल पर चलेगा। अच्छा, कई सारे हमारे दर्शक जुड़े हैं, पहले उनको जोड़ लेते हैं फटाफट। हम जो अंशुल कटारे हैं वो कह रहे हैं रेखा गुप्ता सीएम बनेंगी, ये उनका कहना है। सौरभ हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी सेव्ड दिल्ली फ्रॉम आप,
ये सौरभ कह रहे हैं, मेहता सुमन मेहता कह रहे हैं क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़ेंगे, सीएम कोई नया चेहरा बनेगा, ये सौरभ कह रहे हैं। गोल्डन ट्रेंड्स कह रहे हैं केजरीवाल को हरियाणा के भ्रष्टाचार ने कुछ उन्होंने साफ नहीं लिखा है। और राहुल राठौर है, उनका कहना है वोटों का काटना, पैसे और सामान बांटना, इन सब पर मौन होना चुनाव आयोग का चुनाव प्रक्रिया से विश्वास उठाने वाला है। कल कोई और कॉर्पोरेट हाउस किसी और के सिर पर हाथ रख देगा तब बीजेपी का क्या होगा। अंशुल कटारे कह रहे हैं दिल्ली का सीएम वही बनेगा जिसे अमित भाई शाह चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली का विकास अमित भाई को ही करना है। ये तमाम लोग हैं। अमित कह रहे हैं अब मोदी जी दिल्ली में विकास की गंगा बहाएंगे, अब कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए। और सिर्फ वोट कटे नहीं है, वोट फर्जी भी डाले गए हैं, ये राहुल राठौर का कहना है। अंशुल कह रहे हैं 2,500 रुपया नहीं देना चाहिए, 1,000 ही देना चाहिए महिलाओं को। तो ये तमाम चीजें हमारे साथ आ रहे हैं। और अमित कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राजकुमार भाटिया का नाम मुख्यमंत्री रेस में सबसे ज्यादा है आगे, ये अमित कह रहे हैं। और ये बात हमारे साथ तो सुमन ने अभी शेयर की थी। तो राजकुमार भाटिया का नाम मुकेश गोयल को हराया है, जो कि नगर निगम में अच्छे खासे सदन के नेता है, 11,500 वोट से। तो ये इनका नाम चल रहा है। तो ये जो नाम है, खैर छोड़िए उसको, तो हम दिल्ली वाले सीएम की रेस को है। केजरीवाल साहब का क्या लग रहा है, केजरीवाल साहब का कहां चल रहा है? साहब एक चीज तो तय है, अगर केजरीवाल साहब वहां के लवली यूनिवर्सिटी के जो चीफ है उनकी सीट पे वहां चले जाते हैं तो ये मान के चलिए वो सुर्खियों में तो रहेंगे, लेकिन जमीन से हट जाएंगे। लोगों की धारणा कंफर्म हो जाएगी कि ये आदमी पावर के लिए ही है। जो फेथ लोगों ने आम आदमी पार्टी पे रखा था, उन्होंने अपने आप को देखा था कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इस राजनीति में, और वो चीज़ सच हुई। कई नए जितने भी आप चर्चा कर रहे हो आम आदमी पार्टी के, वो एनजीओ वगैरह यहाँ वहाँ से आके जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो उनको स्पेस नहीं मिलती थी, वो आज चेहरे बन गए हैं। अगर ये गलती कर दी, मान लीजिए, मेरा मानना तो आप मान रहे हैं क्या कि अगर दिल्ली से जाएंगे तो गलती करेंगे? अगर ये गलती कर दी जी, कुणाल जी लिख लीजिए आज जी, फिर से मार्क माय वर्ड, जैसे न्यू दिल्ली के बारे में बोला केजरीवाल जी का, पहले मैंने था बिगिनिंग ऑफ द एंड, डाउनफॉल बोला था, ये होगा बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ केजरीवाल। संजय सर, अगर वो दिल्ली छोड़ के पंजाब गए, क्योंकि पिछली बार भी जब उन्होंने दिल्ली छोड़ी थी, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, बोला था नहीं मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा, क्योंकि दिल्ली ये एक बहुत अभी बहुत बात ये भी बोल रहे हैं जी। ये अगर इन्होंने दिल्ली छोड़ के ये पंजाब गए, पंजाब के यहाँ से करने लगे राजनीति, लोगों का विश्वास हो जाएगा, अगर कोई डाउट भी है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ राजमहल बनाया, ताजमहल बनाया, अब जो है इसकी नज़र जो है सिर्फ और सिर्फ ये सुर्खियों में तो बने रहेंगे, वो सिर्फ सुर्खी ही रहेगा, ज़मीन पे आपके पैर जो है खत्म। ये लिख लीजिए मेरे से। ये नहीं, पहले आपके पास तो सबसे अंत में आएंगे, क्योंकि आपके पास बम होता है। हम तब तक पहले फुलझड़ी से हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसा ही हुआ क्यों? जब जेल से निकल के बाहर आए और जब इनको कहा कि शीश महल आप खाली कर दीजिए, शीश महल खाली किया गया। उसके बाद ये कहा गया, इनको इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि भैया ऐसा करो, तुम किसी लाई हाँ मैं पकड़ा मित्रों, उस वक्त इनके एक बहुत खास सलाहकार बोले यार अरविंद, अब थोड़ा सा अपना रुख चेंज करो, बदलो, और अभी मुख्यमंत्री आप नहीं हो, दिल्ली की किसी अवैध कॉलोनी में जाकर रहना शुरू करो, क्योंकि वहां लोग ज्यादा परेशान हैं, और उनकी परेशानी सुनो और आम जनों से मिलो। ये उनके सबसे खास व्यक्ति जो थे, उन्होंने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री में तुम हो नहीं, शीश महल में तुम्हें रहना नहीं। तब यह कहा गया कि ठीक है मैं लेकिन फिर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, विजय नायर, और नंबर 2 क्योंकि हाँ विभव कुमार जी, इन दोनों ने यह कहा कि कैसे वहां पे पार्टी कैसे चलेगी, फिर इनको मुख्यमंत्री बनना है, तो डुबाने वाले भी इन्हीं के आसपास ही हैं। उनको यही कहा गया था कि आप यहां से निकलिए, किसी भी अवैध कॉलोनी में जाकर रहिए, वहां जब आप उस जनता के बीच में जाएंगे तो एक विश्वास बनेगा और फिर से आप जीत जाएंगे, प्रचंड जीत। तो उन्होंने कहा नहीं, जीत तो आप जाएंगे ही, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको लोटियन जोन्स में रहना चाहिए और वहां तमाम सारी सुरक्षा और तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। तो सर ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही, अगर वहां जाएंगे, जाना है इनको सत्ता की। देखिए सत्ता एक ऐसी नशा है ना भाई, जिसमें एक बार आप डूब गए हैं तो आप उसके बिना रह नहीं सकते। एक और सवाल सुमन यहीं पे है, चूंकि आप चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, ये भी कभी क्या चर्चा हुई थी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ नई दिल्ली सीट से चुनाव ना लड़े,
दूसरी सीट भी कोई देखी जाए, ऐसी भी कोई चर्चा हुई थी? क्योंकि ये भी मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल सही बात है, यही जी सुमन जी आप नशे विषय के बारे में जरा कम बात करें। अच्छा, मैं नशा मतलब जी सत्ता और नशा मैं कह देता हूँ यार, देखिए नशा मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है जी। जुनून ये सब चीजें। जी जी, तो क्या ये भी चर्चा हुई थी? अरे बिल्कुल, जैसे दिल्ली उनको के अलावा भी कोई सीट लड़ी जाए? भाई देखिए, अधिकारी जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो आपके पास भी अधिकारियों की लंबी फौज होती है, और उसी में से किसी अधिकारी ने कहा कि सर आप यहां तो हार जाओगे, आप ये समझ लो, इसलिए क्योंकि आपके इतने वोट काट दिए गए हैं, और ये आपके उन्होंने कहा नहीं यार मैं दिल्ली के मैंने ये कर दिया, दिल्ली को ऐसे पलट दिया, और ये हमारे सारे वोट बैंक जो है हमारे पॉकेट में है। अदरवाइज उनको कहा गया था, और कहा गया नहीं, उसके बाद ये सारी चीजें घोषणा हुई, इसके बाद भी विचार किया गया था कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। कौन सी सीट पे चर्चा थी? अब सीट हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो आप ही डिस्क्लोज करिएगा। नहीं तो लेकिन ये जो बात है कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब जाना, ये पंजाब जाना एक नर्वसनेस का है या कुछ आपको लगता है रणनीतिक है? क्योंकि ये जो कई लोग कह रहे हैं क्या कि सत्ता से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप अगर राजनीतिक तौर पर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सत्ता उसका एक हिस्सा होती है, और सत्ता एक माध्यम होती है जिससे आप लोगों तक पहुंचते भी हैं, लोगों को आप दिखाते भी हैं कि कामकाज हो रहा है। लेकिन जिस तरीके के पंजाब में माहौल है, क्या स्थितियां, क्योंकि अभी आपके साथ हम उस दिन बात कर रहे थे जब देवेंद्र यादव थे जो कि पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकनाथ शिंदे मॉडल पर काम कर रही है पंजाब में। हो सकता है कि उनका सीधा सीधा इशारा था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ा जाएगा और उसमें से किसी को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस उसको समर्थन कर सकती है। तो यह भी एक फैक्टर होगा अरविंद केजरीवाल के पंजाब जाने का, हो सकता है? देखिए कुणाल जी, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से तो ये हालात हैं कि पंजाब के हालात वाकई में ख़राब हैं, और पंजाब को बचाने के लिए कोई ना कुछ आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो बड़ा कदम क्या उठाया जा सकता है? मेरा मानना तो ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से नशे का व्यापार फैला है और वहाँ पे जो हालात हैं बहुत बुरे, चूँकि वो सीमा पे लगा हुआ राज्य है, तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी बहुत चिंतित है, और ऐसा ना हो कि वहाँ कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए राजनीति। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में या मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे पंजाब के। लेकिन एक बात और भी है ना, वहाँ सरदारी बंदे हैं, वो जो वहाँ खिलाफत होगी या जो भी होगी वो तो अलग बात है। अब अरविंद केजरीवाल जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, अब वो राष्ट्रीय नेता तो पंजाब के मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं, येन केन प्रकारेण कैसे भी बन जाते हैं, तो फिर उनको वो प्रचार नहीं मिलेगा, और वो तो कह चुके हैं कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। तो सारी समस्या ये होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल जी के गले में जो है वो सांप की तरह पंजाब अब फंस गया है कि उसको उतार फेंकें या उसको क्या करें। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर ही बने रहेंगे अगर उन्हें भविष्य की राजनीति करनी है। अगर वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे, जैसे हमारे संजय काव ने बोला, अगर वो पंजाब की तरह रुख करेंगे तो उनके अवसान की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। तो ये बात तो अरविंद केजरीवाल को भी पता होगा ना, क्योंकि एक बात है कि अब जब पंजाब में चुनाव होना है वो 2027 है, 2025 है, लगभग 2 साल के बाद वहां पर चुनाव होगा। तो ये जो 2 साल का समय है वो मुश्किलों भरा समय है पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी। 2027 में ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी होने हैं, तो 2027 का जो साल होगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो ये जो 2 चुनाव हैं उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो दिल्ली 5 साल के लिए निकल गई हाथ से। देखिए कुणाल जी, तुलसीदास जी ने अपनी मानस में कहा है, जाहि प्रभु दिशा दुख दीना ताही बुद्धि पहले हर लीना। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 1-2 साल के अंदर जो भी कदम उठाए हैं वो आप देख लीजिए, उल्टे पड़े। मतलब आप समझ जाइए, तुलसीदास जी ने जो मानस में बोला है वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है कि जाहि प्रभु दिशा दुख दीना ताही बुद्धि पहले हर लीना। वो हो सकता है कि चले जाएं, पंजाब चले जाएं, उनका कुछ नहीं पता, वो पंजाब चले जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का दौर शुरू होने वाला है। और फिर ऐसा ना हो कि अगली बार इलेक्शन हो कि ये फिर दोबारा क्षेत्रीय पार्टी बन गया। सर दिल्ली में भी शुरू हो चुका है, कई सारे ब्लॉक्स में अभी जो 22 विधायक हैं, हाँ,
क्या इसकी भी संभावना है क्या मैं कि वही यहाँ आपको पर भी बताना चाह रहा हूँ, जी 22 विधायकों में ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है मित्रों कि भैया कौन टूट के, क्योंकि अब काम करना बेहद मुश्किल रहेगा इनको वहां सदन में भी, क्योंकि आप भाई नेता पहले हुआ करते थे, पहले आप मतलब क्या कहा, डिक्टेटर की हम बात कर रहे थे, वो सारी चीजें हुआ करती थी। अब कहानी ये है कि उसमें से 22 में से 12-13 तो ऐसे हैं जिन्हें काम भी करना है और अपना भविष्य भी देखना है, और ये दिल्ली है, और दिल्ली में अगर आप काम करते हैं तो भी जनता और हमने चुनती है। बड़ा सीएम फेस पे बात की, विपक्ष का नेता कौन बन सकता है? मैं यही कह रहा हूँ कि यही गोपाल जी चर्चा लड़ रहे हैं भाई, नहीं, गोपाल जी, गोपाल जी आतिशी दोनों के अंदर भी मामला गोपाल गड़बड़ा जी लड़ सकता रहे है हैं, सबसे सीनियर मोस्ट गोपाल जी। मेरे साथ। हाँ, गोपाल जी बहुत सीनियर हैं, लेकिन आतिशी चूंकि सीएम रही हैं तो नेता विपक्ष तो उनका ही बनता है। अरे सर बनता है तो बनना तो उनको भी चाहिए ना। गोपाल राय ने क्या किया? लेकिन एक बात और है कि जिस तरीके से बीजेपी सरप्राइज देने के चक्कर में है ना सीएम पद पे, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भी सरप्राइज देने के हो, क्योंकि वहां पर 2 और हैं जो 4 टाइम एमएलए हैं। उसमें एक है संजीव झा और दूसरा है जर्नैल सिंह। ये 2 जो विधायक चुन करके आए हैं वो दोनों, एक पूर्वांचली हैं और एक सिख हैं। तो वहां पर भी, और ये पूर्वांचली और सिख में एक तो पंजाब कनेक्शन है सिखों का, और पूर्वांचली, इसमें आम आदमी पार्टी लगातार बहुत ज्यादा एक फेवरेट चेहरा मानी जाती रही है। तो ये भी एक विषय हो सकता है। संजीव झा को अभी तक पार्टी ने झुंझुना ही पकड़ा है। नहीं, लेकिन गोपाल राय भी तो गोपाल राय तो है, गोपाल राय है पूर्वांचली, बड़े नेता हैं और दमदार नेता हैं, लेकिन उनको ऐसा झुंझुना पहना के बांध दिया गया था कि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो क्या विद्रोह कर सकते हैं क्या वो? सर विद्रोह नहीं कर सकते, वो आपने मंत्रिमंडल में देखा नहीं है मित्रों। मैं आपको पिछली बार भी बताया था यहीं बैठ के कि मंत्रिमंडल में जब उसकी बैठक होती थी, कैबिनेट की बैठक होती थी, सीएम को नहीं बोलने देते थे। इस बार लगातार 4-5 जो बैठकें हुई उसमें। तो ये हम बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं कि अब केजरीवाल को अपनी पार्टी को बचाए रखना, इसलिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो रायता कि भाई किसी मंत्री को कुछ बोलने नहीं दिया गया, किसी मंत्री को कुछ करने नहीं दिया गया। एक मंत्री के पास 18 होता है, दूसरे मंत्री क्या इतने निकम्मे हैं? अच्छा, मंत्री खुद ही कहते थे कि हम लोग क्या हैं? अब तो यहाँ संजय झा जी को जोड़ता हूं। और संजय झा जी, थोड़ा बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या होने वाला है, पंजाब में क्या होने वाला है, और क्या दिल्ली और पंजाब में जो भी होगा क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड है? पहले पंजाब को लेते हैं। हाँ। पंजाब एक बेहद खुशहाल रिच स्टेट है। 60 सालों से, 60 के दशक में ही वहाँ दुग्ध क्रांति आ गई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ 60-70 के दशक से है। अब वो बेहतरीन इंडस्ट्रियल टाउन भी है और आम आदमी पार्टी को एक बार वहाँ सत्ता मिली भी है। अभी जब अचानक तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, केजरीवाल जी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे हैं और पंजाब का रुख करते हुए दिख रहे हैं, शायद राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। इसमें एक दिक्कत है, पंजाब का एक मिजाज है, ये सिखों का प्रदेश है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं। राजनीति जो है वो जट सिख और हिंदू के आसपास घूमते रहती है। दोनों की आबादी भी लगभग बराबर है, 1-2% का गैप है। इन्हें एक स्थानीय लोकल फेस की हमेशा जरूरत होती है। अभी तक कभी भी पंजाब ने अचानक से कहीं से लाके थोपे गए चेहरे पर विश्वास नहीं किया है। कल्चरली रूट वहाँ के बड़े स्ट्रांग हैं, स्थानीय नेता ही वहाँ प्रभावी हो सकते हैं, तभी इन्होंने भगवंत मान को वहाँ का चेहरा बनाया। अगर तेजी से बदलती परिस्थिति में किसी भी तरह पंजाब की जनता को दिखा कि अरविंद केजरीवाल सीधे कमान हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रहे हैं, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और इससे आम आदमी पार्टी में कहीं वहाँ बंटवारे की शुरुआत हो सकती है। तो जो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव ने जो हिंट किया है एकनाथ शिंदे मॉडल की, वो यहाँ से शुरू होती है कि पंजाब कभी भी अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट करेगी, इस पे भयानक डाउट है। अभी तो उन्होंने अगला कदम बढ़ाया नहीं है। दिल्ली में क्या होगा? पंजाब का तो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल है, वहां पर नहीं बन सकते। दिल्ली का क्या आपको लगता है, दिल्ली में क्या होने वाला है? अगले जब 1 हफ्ते बाद हम बैठेंगे तो आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या तस्वीर बदल चुकी होगी? आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों तरफ। जहां बीजेपी जीत रही है ना, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने, अभी किसी विधायक से चर्चा हो रही थी, उनके युवा वर्ग के जो लोग हैं वो सब आके मिलने शुरू हो गए, भैया हमारे यहाँ भी काम करने हैं, इतने दिन से काम नहीं हुए, क्योंकि अब जब हारने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके से जी पूरा जी
मैं एक सप्ताह की बात तो नहीं करता, लेकिन हम शुरुआती 2 महीने छोड़ दें तो ये जो 22 विधायक हैं और इसके अलावा जो बड़ी संख्या में लोग हारे हैं, इसमें से कुछ जो खास करके माइनॉरिटी के अच्छे लीडर हैं या जो रिजर्व 12 सीटों के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक बड़ा वर्ग है। उस वर्ग के लोग अलग अलग दिशाओं में कुछ न कुछ खोज शुरू कर सकते हैं। यानी अगर किसी नेता को, माइनॉरिटी नेता को कांग्रेस सूट करेगा तो वो बैकडोर एंट्री का प्रयास शुरू करेंगे। उसी तरह किसी दलित नेता को दिखेगा कि भाजपा में उनका संयोजन समाहित हो सकता है, उनका एडजस्टमेंट पॉसिबल है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोनों तरफ 2-3 महीने के बाद रुख हो सकता है। जी विनोद अब्बासी। लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूं जी। जो सबसे बड़ी जरूरत अभी भाजपा सरकार की है कि वो कैसे फ्री बीज को लागू करती है। जी, उसमें एक थियरी ये आ रहा है कि दिल्ली की आबादी, कागजी आबादी जो 2 करोड़ है, और अगर वो सीधे आधी आबादी यानी 1 करोड़ महिलाओं को देना चाहती है तो 2500 रुपए देने से 25,000 करोड़ प्रतिवर्ष का बोझ आएगा। और अगर इसमें राइडर्स लगाए जाएं कि जिन्हें किसी प्रकार का लाभ है, यानी वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा हो, अन्य किसी प्रकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा हो, अगर ये राइडर्स लगा दे जाएं शर्तों के साथ कि जिन्हें कोई लाभ है उन्हें हटाया जाए, तब भी ये 12,000 करोड़ के आसपास का ये बोझ आएगा। 11,400। तो ये एक बड़ा चैलेंज है जो जी। ये विनोद अब्बासी, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है क्या कि जो चीजें हैं, एक तो खबर ये भी आ रही है क्या कि लगभग जो बीजेपी है उसने ये तय कर लिया है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण शायद होगा, तो ये अगले हफ्ते में आपको लगता है कि ये शपथ ग्रहण का हो रहा है, कुछ मामला है? मैं अभी पंजाब का भी बता दूं जी, पहले में। जी। अभी जैसे हम सब चर्चा कर रहे हैं कि जो है केजरीवाल जी पंजाब जा सकते हैं जी। वहाँ के सीएम। मैं 3.5 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदला जा रहा था, कैप्टन साहब को हटाया गया था, चन्नी जी को बनाया गया था, चरणजीत सिंह चन्नी को। मैं उसी बीच की बात बता रहा हूँ आपको। जी। जब सुनील जाखड़ जी का नाम आया था, अच्छा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहां पर, उनका नाम आया था, तब अंबिका सोनी जी ने, कांग्रेस की नेता ने, एक बयान जारी किया था कि पंजाब में जो है सिख का हक है मुख्यमंत्री बनने का। इसी बात पर उनका पर्चा कटा, मतलब नाम कटा था, और वो फिर बाद में नाराज होकर बीजेपी में आ गया, बीजेपी में। और फिर दूसरी ओर मैं बताऊं एक और बात, वहां जो है अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, चन्नी साहब को छोड़ के जो है सिख जट बना सीएम। और कांग्रेस ने जो है वहाँ सिख जट के बाद जो है दलित समुदाय काफी संख्या में है, और वो कार्ड खेला था कि जो दलित हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन वो कार्ड उनका फेल हो गया था। और तो अगर वहाँ अगर सत्ता पर मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, मतलब नॉन सिख बनाया गया, और वो भी नॉन सिख जट, तो भारी पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जान। अच्छा, रही बात अब दिल्ली की, तो दिल्ली में जो है बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं, चेहरा की अलग बात है। 93 में जब सरकार बनी थी दिल्ली में बीजेपी की, तो जब भी अच्छी घोषणाएं की थी और जो है काफी रफ्तार से काम हुआ था। पहले साल में ही 90% वायदे पूरे कर दिए थे बीजेपी सरकार ने, भले ही ये चुनाव हार गई थी 98 में, चाहे प्याज के दम कारण हारी या कुछ भी हारी। कई जब है ना सर्वे भी हुआ था, कई न्यूज़पेपर ने, हालांकि मैं मीडिया में नहीं था तब, कई न्यूज़पेपर ने जो है ना पब्लिक, मुझे याद है वो खुराना जी ने पोस्ट कार्ड भी मंगवाए थे। उन्होंने बकायदा पोस्ट कार्ड, जैसे वो टीवी सीरियल आया था ना पोस्ट कार्ड, तो खुराना जी ने पोस्ट कार्ड मंगाए थे कि सुरभि चैनल जो था, सुरभि जो एक कार्यक्रम था, तो खुराना जी ने वाकई में पोस्ट कार्ड मंगवाए थे कि बताइए मेरे वो कार्यक्रम में जो भी घोषणाएं मैंने की है वो कितने % पूरी हुई है। तो बल्क में लोगों ने बताया था कि आपने जो भी आपने बताया इतने % वो आप पूरी कर चुके हैं। तो 90% काम किए थे। और तो आप ये मान के चले कि जैसे सरकार बन जाएगी बहुत रफ्तार से काम होंगे, जो वायदे किए उनको बहुत जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। और रही अब सरकार में ओथ लेने की,
पिछले जो टर्म में बीजेपी के 3 सीएम बने थे यहाँ पर, तो एक सीएम ने ही जो स्टेडियम में ओथ ली थी, साहिब सिंह वर्मा ने छत्रसाल स्टेडियम में ली थी। यह दूसरा मौका होगा किसी स्टेडियम में अब इस बार ओथ ली जा रही है। और नेहरू स्टेडियम के अलावा फिरोज शाह कोटला में जो अरुण जेटली जी के नाम से है, और तो उसमें इन दोनों में से किसी में होगी। और क्योंकि इनका लक्ष्य क्या, पूरा शो करना है यहाँ पर, क्योंकि पार्टी जीती है, बहुत सालों के बाद जीती है, हर कार्यकर्ता चाह रहा है मैं ओथ देखूं, शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा। और तो और इसके अलावा ये राष्ट्रीय लेवल पे भी जो एनडीए के नेताओं को भी सबको बुलाएंगे, और तो हर तरह से एक पूरा शो करेंगे ये। अच्छा, ये जो है बात कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ और बीजेपी करना चाहेगी, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहेगी। रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने शपथ जी ली। जी जी वो रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक बन गया कि जब भी अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया वो रामलीला मैदान में जाकर के लेते रहे। ये रामलीला मैदान को तो बीजेपी नहीं टच करेगी, क्योंकि रामलीला मैदान और अरविंद केजरीवाल का जुड़ाव है। तो ये जो बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा शो करना, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए या फिर और भी कुछ मैसेज देने के लिए? सब एक चीज तो बीजेपी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी करे, छोटा करे बड़ा करे, उसका जो वो प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। इसमें बड़ी बड़ी पीआर कंपनीज सब इवेंट बना देते हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट में बीजेपी से बड़ी जो है कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है आज की डेट में। और ये आपने हर चीज में देखा, अगर मेडल किसी ने अपने बलबूते पे लाया, मैं उसने बेचारे ने अपने मेहनत की, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि हमने इनका, चाहे उसका स्टेट ने उसको हेल्प किया या नहीं किया वो हमको नहीं पता, लेकिन हम उसको जो है प्रोजेक्ट करेंगे कि हमने पूरी उसकी मदद की। इसमें आप इनको मुकाबला नहीं कर सकते, एंड इट शुड बी लाइक दैट, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इस बार तो वाकई में 48 सीट्स, तो ये मतलब मुझे लगता है कई बीजेपी वाले खुद भी नहीं सोच रहे होंगे कि 48 तक जाएगा। और ये तो बहुत ही जबरदस्त मैंडेट है, इसको बनाना। सुमन ने भी दिया था तो 44 पे जाके रुक गया था। तो जी जी आप तो पोस्ट रामेश्वर जी ने, नहीं रामेश्वर जी ने पोस्ट पोल बताया था। प्री पोल जो हमारा एनालिस्ट था वो 44 बताया था, 48 रामेश्वर जी ने कहा था 50 पार कर जाए जी। सो अगर ये इवेंट बीजेपी ने और वहाँ पे अगर साथ साथ घोषणाएं जो की हैं उसके बारे में भी उनको बता दें कि हम 10 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ पूरा करेंगे, तो एक बहुत बड़ी मैसेज चली जाएगी। इससे इनका पूरा जो मशीनरी, जैसे भी पहले से ही हरियाणा के बाद में, महाराष्ट्र के बाद में, अब दिल्ली, तो ये मोमेंटम बना रहेगा अगले कुछ चुनावों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जी जी डॉक्टर साहब, जो हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी चुनाव में, और चुनाव भी बड़े शानदार तरीके से जीत लिया। तो बीजेपी के लिए वादे को पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह आप समझ सकते हैं कि मात्र 2 साल में निगम चुनाव है और ये कांटों भरा ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा। तो ये जिस इवेंट की बात आप कह रहे हैं कि एक बड़े मैदान में, या रामलीला हो या छत्रसाल हो या कोई तीसरा ग्राउंड हो, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री अभी अमेरिका में हैं, ट्रंप से मीटिंग कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं वी मिस्ड यू, और वहां से लौटकर ये देश भर के लिए पहला बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इसमें देश भर के लिए शोकेस करने के अलावा एक तुरंत 2 साल बाद जो एमसीडी चुनाव का चैलेंज है, यहां से ही भाजपा एमसीडी को टारगेट करेगी। और अगर वो सभी अपने वादे को निभाती है तभी उसकी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। इस 2 साल के चैलेंज को समाहित करके ये कार्यक्रम होगा। जी डॉक्टर रामेश्वर दयाल, ये जो दिल्ली और पंजाब है, यह हमने शायद खिचड़ी बनाई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिंक तो है। ये दिल्ली और पंजाब है और अगला एक हफ्ता दोनों के लिए बहुत, आप कहिए कि चैलेंजिंग होगा। दिल्ली में कौन सीएम बनता है ये भी शायद पर्दा हट जाएगा, और निश्चित तौर पर पर्दा हटेगा, शपथ ग्रहण हो ना हो अगले हफ्ते, लेकिन इस बात पे से तो पर्दा हट ही जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कितना अहम मानते हैं अगले कुछ दिन दिल्ली की राजनीति के लिए भी और पंजाब की राजनीति के लिए? देखिए, दिल्ली की राजनीति के अलावा दिल्ली के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये सप्ताह, अगला वाला सप्ताह, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन घोषणा हो, जिस दिन मंत्रिमंडल बनेगा या
बता रहे कि स्टेडियम के अंदर घोषणा की जाएगी और वहीं से बताया जाएगा कि हमारा प्लान क्या है, हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, हम दिल्ली को कितने दिन के अंदर ये हम योजना पूरी कर देंगे, ये समस्या का निपटारा कर देंगे। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स के साथ साथ दिल्ली के विकास के लिए भी अगला सप्ताह बहुत मशहूर, बहुत अहम होने वाला है। पॉलिटिक्स के साथ ऑप्टिक्स। हाँ, ऑप्टिक्स भी जी, हाँ, दोनों जी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगला सप्ताह मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महत्वपूर्ण है। वो IRS अधिकारी रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद वो जमा गुणा भाग और वो जोड़ने में लगे हुए हों। और अगर वही वाली बात है कि उनकी मति ठीक ठाक रही तो वो कोई अच्छा पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे ताकि दिल्ली और देश की राजनीति जीवंत रहे। आपको क्या लगता है, शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हारने के बाद उन्होंने जो बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि शायद वो जाएंगे। जी हाँ, वो एकदम कूल हो गए हैं। हो सकता है उनको झटका लगा हो, लेकिन वो कूल हो गए हैं और मुझे लगता है उनको जाना भी चाहिए। और दूसरा, अभी नेहरू स्टेडियम की बात हो रही है कि नेहरू स्टेडियम में होगा, शायद मुझे लगता है नेहरू स्टेडियम में ना हो, क्योंकि बीजेपी भर तो लेगी, लेकिन नेहरू स्टेडियम बहुत लंबा चौड़ा भी है और वहाँ जो सरफेस है उसको भी भरना एक बहुत बड़ा काम होता है, चैलेंज होता है। तो त्यागराज स्टेडियम है और नाम भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो अरुण जेटली स्टेडियम ज्यादा सूट करेगा, नाम के हिसाब से भी वो सूट ज्यादा करेगा। त्यागराज स्टेडियम है और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो वो एक तरीके से कांग्रेस की लेगेसी ज्यादा नजर आती है वहां पर, नाम से भी और काम से भी। और अरुण जेटली स्टेडियम चूंकि नाम से बीजेपी के नेता के ऊपर है, तो वो शायद ज्यादा सूट करे उनके लिए। और दिल्ली से बहुत करीब थे अरुण जेटली भी। अरुण जेटली दिल्ली की राजनीति के एक तरीके से माने जाते थे कि सब बहुत वो इंसाइक्लोपीडिया थे, तो उस तरीके से भी वो उनके लिए नाम सूट करेगा। तो दिल्ली के लिए तो अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं टू दी पॉइंट बता दूं, केजरीवाल जी के लिए अगला सप्ताह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो हो सकता है कि वो और भी वक्त लें, लेकिन पंजाब के लिए भी अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और वहाँ हो सकता है कि बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाए, वहाँ भी कोई नया एकनाथ शिंदे पैदा हो जाए। सुमन, आखिरी कमेंट चलते चलते कि आपको क्या लग रहा है, किधर जा रही है दिशा दिल्ली की और किधर पंजाब की? एक मसला मैं दिल्ली की बता दूं मित्रों कि लगभग 2.5 साल पहले CS नरेश कुमार ने 2025 तक के लिए एक डाटा तैयार करवाया था सभी विभागों से कि 2025 तक हम लोग क्या क्या काम करेंगे। अभी इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है, जो 100 दिन आपने कही थी बात, वो ऊपर से ही मैसेज आया कि अगला 100 दिन का हर विभाग अपनी तैयारी कर लें। और उस डाटा की, सर अभी संजय सर कह रहे थे, उस डाटा की तैयारी और वो तमाम सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो दे दी गई है कि अगले 100 दिन तक आपका क्या क्या काम करना है। ऑफिसर को कहा गया है भाई, और ये भी कह दिया गया जो ऑफिसर बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, फटाफट चले जाएं, क्योंकि आप बाहर से ऑफिसर्स भी आएंगे। और दिल्ली शपथ की बात करें तो वो तो भारत मंडपम भी है भाई, बोल के रहे प्रधानमंत्री के सबसे करीब जो है वो बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन कम लोग होंगे। हाँ, बहुत कम लोग हैं, लेकिन जेटली साहब वाला जो है वो बढ़िया है, सबसे सटीक। और ये सुझाव, कुणाल भाई का सुझाव जो है वो बीजेपी वाले मान भी लेते हैं और PMO तक पहुंच भी गया। चलिए, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आज की कहानी आज का हफ्ता यहीं तक। वो हम कहते हैं ना, इन लोगों ने 100 दिन की बात की, तो एक बचपन में जब हम टीवी देखा करते थे तो एक ऐड आता था, नया 9 दिन पुराने 100 दिन। तो वो पुराने 100 दिन तो शायद चले गए, अब नए 100 दिनों की बात होगी अगले हफ्ते में। और उन नए 100 दिनों पर दिल्ली का भविष्य बहुत कुछ तय करेगा कि आखिरकार जो 100 दिनों की रूपरेखा है वो एक दिल्ली की नई तस्वीर भी खींचने की तरफ इशारा करेगी कि किस तरीके का जो ब्लूप्रिंट है, जो बातें की गई, जो प्रधानमंत्री ने भी दावा किया, वादा किया चुनावों के वक्त और बड़े बड़े नेताओं ने किया, क्या वाकई दिल्ली उस तरफ जा रही है? क्योंकि दिल्ली वालों की उम्मीदें उसी तरफ है। ये जो बदलाव का वोट है वो दिल्ली वालों की उम्मीदों का भी वोट है, और उम्मीदों का भार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, उसके कंधों पर बेशक रहेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री चाहे जो बने, प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से उसे इंस्ट्रक्शन भी मिले, लेकिन डिलीवर करने की जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री के ऊपर होगी। और सिर्फ उस मुख्यमंत्री पर डिलीवर करने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उस मुख्यमंत्री को उस कुर्सी का भार संभालना है जिस पर कभी मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल बैठ चुके हैं। तो उसके लिए लाइन बहुत लंबी है, उसके समानांतर एक बड़ी रेखा कैसे खींची जाए, वो भी उस मुख्यमंत्री पर बहुत बड़ा
एक तरीके से उम्मीदों का भार होगा। तो वो लंबी लाइन, वो लंबी रेखा खींचनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम देखेंगे और निश्चित तौर पर शुभकामनाएं भी देंगे उस चेहरे को जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो हम सबका मुख्यमंत्री होगा। और हम सब चाहेंगे कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी भी है, वो दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करे और बेहतरीन शहर के तौर पर पूरे दुनिया में प्रोजेक्ट हो पाए। आज के लिए इतना ही। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे और अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।